अब हम बात करते हैं स्वेट ग्लैंड्स के बारे में। तो स्वेट ग्लैंड जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्राइन स्वेट ग्लैंड और एक होता है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, एक्राइन स्वेट ग्लैंड है। एक्राइन स्वेट ग्लैंड को आप देख सकते हो, इसका जो डक्ट है ओपन कर रहा है कहाँ पर, स्किन के अंदर ओपन कर रहा है। हाँ जी ठीक है। और ये आपका एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का डक्ट कहाँ पर ओपन कर रहा है, हेयर फॉलिकल के अंदर ओपन कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो एक्राइन ग्लैंड होते हैं इनके जो ओपनिंग होती है, ये डक्ट ओपन करता है स्किन के अंदर ओपन करता है। और जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है इनकी ओपनिंग होती है हेयर फॉलिकल के अंदर, जस्ट अबव द ओपनिंग ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड। ये देख सकते हो, ये ओपनिंग है आपके सेबेशियस ग्लैंड की और ये ओपनिंग है आपके एपोक्राइन ग्लैंड की। तो ये जस्ट अबव है द ओपनिंग ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्राइन ग्लैंड जो होती है एट्रिकल होती है, एपोक्राइन ग्लैंड एपिट्रिकल होती है। मीनिंग क्या है, एट्रिकल का मतलब होता है कि दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल। तो आप देख सकते हो एक्राइन ग्लैंड ये ना, इसका कोई संबंध है इस हेयर फॉलिकल से, कोई संबंध नहीं है। तो इसीलिए हम एक्राइन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, एट्रिकल कहते हैं, कोई संबंध नहीं है हेयर फॉलिकल से। जो एपोक्राइन ग्लैंड्स होती है ये एपिट्रिकल होती है, मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन द हेयर फॉलिकल। जे आपकी एपोक्राइन ग्लैंड है, इनकी ओपनिंग तो हेयर फॉलिकल के ऊपर है ना, इसलिए हम कहते हैं इनको एपिट्रिकल। फिर हम बात करते हैं कि जो आपकी एक्राइन ग्लैंड होती है इनके मेरोक्राइन सिक्रीशंस होता है। मेरोक्राइन सिक्रीशंस का मतलब क्या है वो समझाता हूं। देखो, आपकी ग्लैंड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। अगर सेल्स अपने सिक्रीशंस रिलीज करे और वो सिक्रीशंस ही आपके स्वेट ग्लैंड्स के भी सिक्रीशंस होंगे, तो उनको हम बोलते हैं मेरोक्राइन सिक्रीशंस। एपोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं वो एपोक्राइन सिक्रीशंस होते हैं। एपोक्राइन सिक्रीशंस का मतलब क्या है कि आपके सेल्स खुद का एपिकल पार्ट भी रिलीज कर देते हैं सिक्रीशंस के अंदर, उसको हम कहते हैं एपोक्राइन सिक्रीशन, जो आपकी एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जो आपकी सेबेशियस ग्लैंड आएगी उनके बारे में हम बोलेंगे कि ये होलोक्राइन सिक्रीशन रिलीज करती है। कौन सी सिक्रीशन, होलोक्राइन सिक्रीशन। होलोक्राइन सिक्रीशन मतलब क्या, पूरा का पूरा सेल चला जाता है सिक्रीशन के अंदर खुद, पूरा का पूरा सेल जो होता है वो चला जाता है सिक्रीशन के अंदर खुद। ओके, तो मिरोक्राइन सिक्रीशन के अंदर सेल्स के प्रोडक्ट्स जाते हैं सिक्रीशन के अंदर, एपोक्राइन सिक्रीशन के अंदर सेल्स के अपाइकल पार्ट जाते हैं सिक्रीशन के अंदर, और होलोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बेसिकली आपके पूरे के पूरे सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीशंस के अंदर चले जाते हैं। फिर हम बात करते हैं आपकी जो एक्राइन ग्लैंड्स है, इन ये एक्राइन ग्लैंड्स पूरे बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे एक्सेप्ट फॉर द म्यूकोजा, म्यूकोजा में प्रेजेंट नहीं होते। और इनका फंक्शन होता है थर्मो रेगुलेशन, और ये थर्मो रेगुलेशन का फंक्शन बर्थ से फंक्शन ये काम करता है। फिर हम बात करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एपोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है इनका काम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये एक्सिला के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, ग्रोइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एरियोला के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और एपोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, इनका काम होता है ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन एट और आफ्टर द प्यूबर्टी। अब देखो, आपको पता है दिस ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, ये जरूरी है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स दो पार्टनर्स करते हैं तो उस दौरान आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, ये रिलीज करते हैं कुछ फेरे हार्मोन्स। ये फ्री हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन। ओके, और ये ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन बर्थ से थोड़ी ना पॉसिबल होगा, ये आफ्टर या फिर एट द प्यूबर्टी से पॉसिबल होगा। फिर हम बात करते हैं आपके डिफेक्ट्स क्या पॉसिबल है एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के अंदर। तो तीन डिफेक्ट्स आपको याद रखना है। पहला जो डिफेक्ट है एक्राइन स्वेट ग्लैंड का, दैट इज हाइड्रोसिस्टोमा। हाइड्रोसिस्टोमा क्या होता है, सिस्टिक स्वेलिंग होती है जो कि आपके आंख के अराउंड प्रेजेंट होती है, सिस्टिक स्वेलिंग अराउंड द आई, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोसिस्टोमा। दूसरा होता है सिरिंजोमा। सिरिंगोमा जो होता है ये बेसिकली मल्टीपल पैप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अराउंड द आई, मल्टीपल पैप्यूल्स आप देख पा रहे होंगे अराउंड द आई बॉल्स, इसको हम कहते हैं सिरिंजोमा। फिर एक होता है NEH जिसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिक एक्राइन हाइड्रानाइटिस। ओके, न्यूट्रोफिलिक एक्राइन हाइड्रानाइटिस। ये जो न्यूट्रोफिलिक एक्राइन हाइड्रानाइटिस होता है, हाइड्रानाइटिस इसको अगर आप तोड़ोगे, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, एडिनाइटिस, एडिनाइटिस का मतलब क्या है, ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, और हाइड्रा का मीनिंग होता है बेसिकली स्वेट ग्लैंड। तो ये स्वेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन है जिसमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होता है, और इस न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन के कारण आपको यहाँ पर पिंक और रेडिश पैप्यूल्स देखने को मिलते हैं किसके ऊपर, पाम्स के ऊपर। तो ये आपके तीन जो डिफेक्ट्स हमने पढ़े, हाइड्रोसिस्टोमा जिसके अंदर सिस्टिंग स्वेलिंग देखने को मिलती है अराउंड द आई, सिरिंजोमा जिसके अंदर मल्टीपल पैप्यूल्स देखने को मिलते हैं अराउंड द आई, न्यूट्रोफिलिक एक्राइन हाइड्रानाइटिस जिसके अंदर हमको स्वेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और मल्टीपल पैप्यूल्स वगैरह ऐसे स्ट्रक्चर जो है आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है रेड पिंक कलर की ऑन दी पाम्स। फिर हम बात करते हैं माइलेरिया इस टर्म के बारे में। तो माइलेरिया के अंदर क्या होता है, जो आपकी एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है इनका डक्ट का ऑब्लिटरेशन या फिर डिस्ट्रप्शन हो जाता है, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स का डक्ट का ऑब्लिटरेशन या फिर डिस्ट्रप्शन हो जाता है माइलेरिया के अंदर। अब ये जो आपका ऑब्लिटरेशन हो रहा था एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के डक्ट का, तो ये ऑब्लिटरेशन अलग अलग लेवल्स पर हो सकता है। अगर ऑब्लिटरेशन होता है एट द लेवल ऑफ स्ट्रैटम कॉर्नियम तो हम उसको बोलेंगे माइलेरिया क्रिस्टलिना। अगर ऑब्लिटरेशन होता है एट द लेवल ऑफ स्ट्रैटम माल्पिजियम तो हम उसको बोलेंगे माइलेरिया रुब्रा। और अगर आपका ऑब्लिटरेशन होता है एट द लेवल ऑफ डर्मो एपिडर्मल जंक्शन तो हम उसको बोलेंगे माइलेरिया प्रोफंडा। क्या बोलेंगे उसे, माइलेरिया प्रोफंडा बोलेंगे। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका ये माइलेरिया क्रिस्टेलिना है, हाँ क्रिस्टलिना है, ये बेसिकली आपको देखो ऐसे ट्रांसपेरेंट से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं पूरे बॉडी के ऊपर। माइलेरिया रुब्रा आपका रेड कलर के पेप्यूल्स देखने को मिलते हैं, और जो आपका माइलेरिया प्रोफंडा है ये आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। बस इमेज याद रखनी है आपको, माइलेरिया प्रोफंडा ये है, माइलेरिया क्रिस्टलिना ये है, माइलेरिया रुब्रा ये है। माइलेरिया रुब्रा जब लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन विल बी प्रेजेंट एट स्ट्रेटम माल्पिजियम, स्ट्रैटम कॉर्नियम के लेवल पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो माइलेरिया क्रिस्टलिना।
अगर डर्मो एपिडर्मल जंक्शन के लेवल पर आपका ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो माइलेरिया प्रोफंडा। तो माइलेरिया प्रोफंडा, प्रोफंडा का मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन डीप है। डीप कितना डीप, डीप कितना डीप, आपके डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे डीप। फिर हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड्स। तो एपोक्राइन ग्लैंड्स के आपके 3 डिसऑर्डर्स होते हैं। पहला होता है ब्रोमहाइड्रोसिस, दूसरा होता है क्रोमहाइड्रोसिस, तीसरा होता है फॉक्स ऑर्डर्स डिसीज, और एक होता है आपका हेड्रानाइटिस सुपरेटिवा। तो ये 4 डिसऑर्डर समझने हैं एपोक्राइन ग्लैंड के। पहला ब्रोमहाइड्रोसिस, ब्रोमहाइड्रोसिस के अंदर क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ फाउल स्मेलिंग स्वेट। फाउल स्मेलिंग स्वेट का सिक्रीशन होता है ड्यू टू पुअर लोकल हाइजीन, जिसके कारण बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है प्यूबिक के अंदर, आर्मपिट्स के अंदर, और इस बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के कारण आपका जो स्वेट होता है वो फाउल स्मेलिंग होता है ब्रोमहाइड्रोसिस के अंदर। फिर हम बात करते हैं क्रोमहाइड्रोसिस। ब्रोमहाइड्रोसिस के अंदर फाउल स्मेलिंग स्वेट था, क्रोमहाइड्रोसिस के अंदर कलरफुल स्वेट है। ये कलरफुल स्वेट आता है ड्यू टू लाइपोफिस्टिंग ग्रैन्युल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्वेट। और ये लाइपोफिस्टिंग ग्रैन्युल जब आपके स्वेट के फॉर्म में रिलीज होते हैं बाहर, तो एयर के कांटेक्ट में जब आते हैं ये तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर, तो ये बेसिकली कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम बात करते हैं फॉक्स फॉर्डाइस डिसीज के बारे में। जो आपके फॉक्स फॉर्डाइस डिसीज होता है, इसको हम एपोक्राइन माइलेरिया के नाम से भी जानते हैं। फॉक्स फॉर्डाइस डिसीज आल्सो कॉल्ड एज एपोक्राइन माइलेरिया। माइलेरिया का मीनिंग क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डक्ट। अब यहाँ पर एपोक्राइन माइलेरिया है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डक्ट ऑफ द एपोक्राइन ग्लैंड। यही होता है आपके फॉक्स फॉर्डाइस डिसीज के अंदर। ये ज्यादा फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, और इसमें आपको क्लिनिकली क्या देखने को मिलेगा, इची पैप्यूल्स देखने को मिलेंगे एक्जिला के अंदर और ग्रोइन के अंदर। ठीक है, क्लैरिटी क्लैरिटी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फॉक्स फॉर्डाइस डिसीज की बात की, ये एपोक्राइन माइलेरिया है जो कि एपोक्राइन ग्लैंड का प्रॉब्लम है। एक आपका फॉर्डाइस स्पॉट, ये आगे हम पढ़ेंगे। फॉर्डाइस स्पॉट क्या होता है, ये एक्चुअली आपके एक्टोपिक सेबेशियस ग्लैंड्स होता है। जैसे मैंने बताया था कि हमेशा आपके सेबेशियस ग्लैंड्स की जो ओपनिंग होती है वो आपके हेयर फॉलिकल के अंदर होती है, लेकिन कुछ एक्टोपिक सेबेशियस ग्लैंड्स होती है जिनकी ओपनिंग स्किन के ऊपर होती है। जैसे कि फॉर्डाइस स्पॉट, ये वो सेबेशियस ग्लैंड्स होती है जिनकी ओपनिंग जो होती है डक्ट की, वो आपके अपर लिप के वर्मिलियन बॉर्डर पे होती है ऑन द स्किन। इसीलिए आपको याद रखना है कि ये फॉर्डाइस स्पॉट जो है ये सेबेशियस ग्लैंड की एनोमली है, और जो फॉक्स फॉर्डाइस डिसीज है ये एपोक्राइन ग्लैंड की पैथोलॉजी है। क्लैरिटी, आगे चलते हैं और बात करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड के लास्ट पैथोलॉजी के बारे में, जिसको हम कहते हैं हिड्रानाइटिस सुपरेटिवा, जिसे हम एक्ने इन्वर्सा भी कहते हैं। जब हम एक्ने वल्गैरिस पढ़ेंगे तो उसमें आप समझोगे कि ग्रेड 1 एक्ने वल्गैरिस के अंदर आपको कोमेडॉन्स देखने को मिलेंगे, और लास्ट के अंदर आपको, लास्ट स्टेज के अंदर आपको नोड्यूल्स और सिस्ट देखने को मिलते हैं एक्ने वल्गैरिस के अंदर। एक्ने इन्वर्सा के अंदर, जिसे हम हाइड्रानाइटिस सुपरेटिवा भी कहते हैं, इसके अंदर उल्टा हो जाता है। पहले आपको नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे और सबसे लास्ट में आपको कोमेडोन देखने को मिलेगा। बीच में आपको एब्सेस, डिस्चार्जिंग साइनस, फाइब्रोब्लास्टिक स्टेज, ये स्टेजेस भी देखने को मिलती है, लेकिन स्टार्ट नोड्यूल से होती है, एंड कोमेडोन पे करती है इन एक्ने इन्वर्सा। ये भी आपके एपोक्राइन ग्लैंड की पैथोलॉजी होती है। फिर हम बात करते हैं आपके सेबेशियस ग्लैंड्स के बारे में। तो सेबेशियस ग्लैंड्स हमेशा इनके डक्ट ओपन करेंगे हेयर फॉलिकल के अंदर, और हमेशा ये आपकी अपीयर कब करती है, प्यूबर्टी पे अपीयर करती है। फंक्शन भी तभी चालू करेगी प्यूबर्टी पे या फिर प्यूबर्टी के बाद। फिर हम बात करते हैं कि ये होलोक्राइन ग्लैंड है। होलोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि इसके सारे के सारे सेल्स जो है खुद सिक्रीशंस के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसके जो सिक्रीशंस होते हैं उसको हम कहते हैं सीबम। सीबम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल, वैक्स एस्टर, और तीसरा होता है स्कोलिन। कोलेस्ट्रॉल, वैक्स एस्टर और स्कोलिन। फिर हम बात करते हैं एक्टोपिक या फिर मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स के बारे में। नॉर्मली मैंने बताया कि सेबेशियस ग्लैंड की ओपनिंग जो होती है हमेशा हेयर फॉलिकल के अंदर होगी। अगर आपके सेबेशियस ग्लैंड की ओपनिंग स्किन के ऊपर होती है तो हम उसको बोलते हैं एक्टोपिक या फिर मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। इसके 4 एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दैट इज फॉर्डाइस स्पॉट, जिसकी ओपनिंग होती है लिप के ऊपर, दैट टू ऑन द वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ द अपर लिप। दूसरा होता है टाइसन्स ग्लैंड, जो कि प्रेजेंट होते हैं पेनाइल शाफ्ट के ऊपर। तीसरे होते हैं मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल, जो कि प्रेजेंट होते हैं एरियोला के ऊपर। और चौथे होते हैं मेबोमियन ग्लैंड, जिनके आपकी ओपनिंग डक्ट की होती है ऑन दी आईलिड। तो ये आपको 4 एक्टोपिक सेबेशियस ग्लैंड, मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं 2 पैथोलॉजीज के बारे में ऑफ दी सेबेशियस ग्लैंड, जिसमें पहली पैथोलॉजी है आपकी एक्ने वल्गैरिस। देखो, एक्ने वल्गैरिस ये डिसऑर्डर होता है आपके पाइलोसेबेशियस यूनिट का, मतलब सिर्फ सेबेशियस यूनिट के डिसऑर्डर नहीं है, ये आपके हेयर और सेबेशियस यूनिट, इन दोनों की यूनिट का डिसऑर्डर है आपका एक्ने वल्गैरिस। ये अडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है एक्ने वल्गैरिस। अगर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, देखो ये आपका नॉर्मल सेबेशियस ग्लैंड है। नॉर्मल सेबेशियस ग्लैंड ये सीबम रिलीज कर रहा है, ये सीबम आपके डक्ट ओपन करता है हेयर फॉलिकल के अंदर, ये सीबम हेयर फॉलिकल के अंदर जाएगा और हेयर फॉलिकल से ये आपके स्किन के ऊपर आ जाएगा आपका पूरा का पूरा सीबम। ठीक है, हाँ जी ठीक है। होता क्या है ना कि सबसे पहले आपका ये जो एपिथेलियल ब्रीच था ड्यू टू दिस हेयर फॉलिकल, वो ज्वाइन कर जाता है। दोनों साइड के जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक एपिथेलियम की लेयर बन जाती है, जिसके कारण आपका सारा सीबम जो है ऊपर रिलीज नहीं हो पाता स्किन के ऊपर, और यहाँ पर अटक जाता है। इसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं, इसके कारण ग्रेड 1 ऑफ एक्ने वल्गैरिस फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं कॉमिडॉन। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है हेयर फॉलिकल्स का, रिजल्टिंग इन हाइपर कॉर्निफिकेशन ऑफ द डक्ट, हाइपर कॉर्निफिकेशन ऑफ डक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स, जिसके कारण
which it results into the comedon, जिसे हम कहते हैं ग्रेड 1 ऑफ एक्ने वल्गैरिस। इसमें आपके पास दो टाइप की कॉमेडॉन हो सकते हैं, क्लोज्ड कॉमेडॉन, ओपन कॉमेडॉन। देखो ये तो आपका पूरा का पूरा क्लोज्ड कॉमेडॉन है ना। ओपन कॉमेडॉन का मतलब क्या है, थोड़ा सा रप्चर्ड होता है कॉमेडॉन यहाँ पर आपका, पर ये रप्चर इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता कि सीबम बाहर चला जाए, पर इतना सिग्निफिकेंट होता है कि ऑक्सीजन अंदर आ पाए। और चूंकि ऑक्सीजन अंदर आ पाता है तो इसका कलर जो है ब्लैक हो जाता है। क्या बताया मैंने, रप्चर होता है इस एपिथेलियल सरफेस के अंदर, जिसके कारण आपका ऑक्सीजन तो अंदर आ पाता है, लेकिन ये जो रप्चर होता है इतना बड़ा नहीं होता कि आपका जो सीबम है ये बाहर चला जाए। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो व्हाइट हेड आपको देखने को मिलेगा क्लोज्ड कॉमेडॉन के अंदर, ब्लैक हेड आपको देखने को मिलेगा ओपन कॉमेडॉन के अंदर। इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, टॉपिकल रेटिनॉइड आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। टॉपिकल रेटिनॉइड मतलब जैसे एडालापिन और ट्रेटिनोइन। फिर हम बात करते हैं दूसरे ग्रेड के बारे में। दूसरे ग्रेड के अंदर आपको बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे बहुत सारा सीबम जो है कलेक्ट हो गया है। अब इस सीबम के अंदर आ जाएगा आपका बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करेगा। जो आपके नॉर्मल कमेंसल्स होते हैं हेयर फॉलिकल्स के, वो बैक्टीरिया आएंगे और उस सीबम के अंदर क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, रिजल्टिंग इनटू दी ग्रेड 2 एक्ने वल्गैरिस, जिसके अंदर आपको पैप्यूल्स देखने को मिलते हैं मेजोरिटी में। अब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ड्यू क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया आ चुका है तो अब आपको एंटीबायोटिक्स यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा आपका टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। अब चूंकि आपके बैक्टीरिया भी आ चुके हैं, थर्ड स्टेज के अंदर या फिर थर्ड ग्रेड के अंदर आपके उन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इन्फ्लेमेटरी सेल्स का भी रिक्रूटमेंट हो जाएगा। और जब रिक्रूटमेंट हो जाएगा आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स का, तो ये जो ग्रेड 3 एक्ने वल्गैरिस बन जाता है, इस ग्रेड 3 एक्ने वल्गैरिस में आपको मेजोरिटी के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, पुस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब आपको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में ऐसा एंटीबायोटिक देना पड़ेगा जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हो, एंटीबायोटिक भी हो। तो आप देते हो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जिसमें आप ज्यादा प्रेफर करते हो डॉक्सीसाइक्लिन, कम प्रेफर करते हो मिनोसाइक्लिन, और ये ओरल एंटीबायोटिक देते हो आप, टॉपिकल नहीं। टॉपिकल हमने ग्रेड 2 के अंदर यूज कर लिए। अब हम बात करते हैं ग्रेड 4 के बारे में। जो आपके फॉलिकल्स थे वो रप्चर कर जाते हैं। अब ये जो आपका यहाँ पर सीबम अटका हुआ था ना, ये रप्चर कर जाएगा, पूरा का पूरा क्या कर जाएगा, पूरा का पूरा रप्चर कर जाएगा। रप्चर कर जाएगा तो बेसिकली आपका सारा का सारा सीबम जो है स्किन के ऊपर आ जाएगा। और हम रप्चर ऑफ द हेयर फॉलिकल्स के बाद वो जब सीबम बाहर आ जाता है तो ये फॉर्म करता है नोड्यूल्स और सिस्ट। क्या फॉर्म करेगा, नोड्यूल्स और सिस्ट। ग्रेड 4 के अंदर प्रेजेंटेशन रहेगा नोड्यूल्स और सिस्ट मेजोरिटी में। अब यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा ओरल रेटिनॉइड आल्सो नोन एज आइसोट्रेटिनोइन। ओरल रेटिनॉइड आल्सो नोन एज आइसोट्रेटिनोइन, मतलब आइसोट्रेटिनोइन को हम यूज करेंगे बेसिकली। फिर हम बात करते हैं कि ग्रेड्स ऑफ एक्ने। एक्ने क्या है, पॉलीमॉर्फिक कंडीशन है। मेजोरिटी में अगर कॉमेडॉन दिखे तो ग्रेड 1, मेजोरिटी में अगर पैप्यूल दिखे ग्रेड 2, मेजोरिटी में पुस्ट्यूल दिखे ग्रेड 3, मेजोरिटी में नोड्यूल्स और सिस्ट दिखे तो ग्रेड 4। ये आपके ओपन कॉमेडॉन है जिसमें व्हाइट हेड्स देखने को मिलता है। ये आपके पैप्यूल्स है जो कि ग्रेड 2 में देखने को मिलता है। ये आपके क्लोज्ड कॉमेडॉन है जो कि ब्लैक हेड्स होते हैं बेसिकली। जो आप ये आपके पेस्ट्यूल्स है जो ग्रेड 3 के अंदर देखने को मिलता है। ये नोड्यूल्स और सिस्ट है जो कि ग्रेड 4 के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग, दैट इज आइसोट्रेटिनोइन। तो आइसोट्रेटिनोइन का पहला साइड इफेक्ट होता है टेराटोजेनेसिटी। मतलब आपका आइसोट्रेटिनोइन जो है ये टेराटोजेनिक ड्रग है। टेराटोजेनिक ड्रग होने का मतलब क्या है, टेराटोजेनिक ड्रग होने का मतलब यह है कि आप इसको कंसेप्शन से 1 से 3 महीने पहले स्टॉप कर देना चाहिए। तब स्ट्रिक्ट 1 to 3 मंथ्स कॉन्ट्रासेप्शन आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। क्योंकि अगर आप इसको स्टॉप करते हो और उसके जल्द बाद जो है आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो फिर बच्चे के लिए वो टेराटोजेनिक हो सकता है ड्रग, क्योंकि ये 3 महीने तक ब्लड के अंदर रहता है आपका आइसोट्रेटिनोइन। दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो डिश है। डिश का फुल फॉर्म क्या है, डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटन हाइड्रोस्टोसिस। डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटन हाइड्रोस्टोसिस, ये हाइपर ऑस्टोसिस ये तब होता है जब आपका डोसेज जो है ये एक्सीड कर जाता है मैक्सिमम क्यूमुलेटिव डोज को। मैक्सिमम क्यूमुलेटिव डोज होता है 120 to 140 मिलीग्राम पर केजी इन वन डोज। अगर इसको एक्सीड कर गया तो डिश हो जाएगा आपका साइड इफेक्ट ऑफ आइसोट्रेटिनोइन। फिर हम बात करते हैं तीसरे साइड इफेक्ट के बारे में, जो कि होता है आपका सूडो ट्यूमर सेरेब्राई। सूडो ट्यूमर सेरेब्राई इसका साइड इफेक्ट है, इसीलिए आइसोट्रेटिनोइन को हम कभी भी कंबाइन नहीं करते ऐसे ड्रग्स के साथ जिनका खुद का भी साइड इफेक्ट होता है सूडो ट्यूमर सेरेब्राई। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स के साथ कभी कंबाइन नहीं करते, क्योंकि ये भी सूडो ट्यूमर सेरेब्राई कॉज करता है। फिर हम बात करते हैं फोटो सेंसिटिविटी, अगला साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा ये एलेप्टिक ऑल्टर करते हैं क्योंकि ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को इंक्रीज कर देते हैं। ड्राइनेस ये कॉज करता है, लिप्स के ऊपर ज्यादा ड्राइनेस कॉज करता है एज कंपेयर टू अदर स्किन। फिर हम बात करते हैं आपके वेरिएंट्स के बारे में। एक्ने वल्गैरिस के कुछ और वेरिएंट्स होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक्ने एक्सकोरिया। एक्ने एक्सकोरिया के अंदर क्या होता है, आप जो है बेसिकली उस एक्ने को, उस फोड़ को जो आप फोड़ देते हो, मतलब ऐसे उसमें से पस निकाल लेते हो बाहर। इसको बोलते हैं एक्ने एक्सकोरिया, मैनिपुलेशन ऑफ द एक्ने। ये एसोसिएटेड होता है विद स्कारिंग एंड पिगमेंटेशन, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा फोड़ना वोड़ना नहीं चाहिए अपने पुड़ी को। फिर हम बात करते हैं एक्ने कॉन्ग्लोबाटा। जो एक्ने कॉन्ग्लोबाटा होता है ना, इसके अंदर एक्सटेंसिव ग्रेड 4 एक्ने वल्गैरिस आपको देखने को मिलेगा फेस और ट्रंक के ऊपर। ग्रेड 4 एक्ने का मतलब क्या है, नोड्यूलर और सिस्टिक लीजन्स देखने को मिलेंगे आपको एक्ने के ऑन फेस एंड ट्रंक, वो भी एक्सटेंसिवली। ठीक है, यहाँ पर ट्रीटमेंट आपका वही रहेगा जो ग्रेड 4 एक्ने वल्गैरिस के अंदर हम यूज कर रहे थे, दैट इज योर आइसोट्रेटिनोइन।
फिर हम बात करते हैं कि अगर एक्ने कॉन्ग्लोबाटा कंबाइन होता है विद इन्फ्लेमेशन की कुछ साइन, जैसे कि फीवर प्लस डिस्चार्जिंग साइनस, तो फिर हम उसको कहते हैं एक्ने फल्मिनेंस। हम उसको क्या कहेंगे? एक्ने फल्मिनेंस कहेंगे। एक्ने कॉन्ग्लोबाटा प्लस इन्फ्लेमेटरी की साइन जैसे कि फीवर प्लस डिस्चार्जिंग साइनसेस, हम उसको क्या बोलेंगे? एक्ने फल्मिनेंस बोलेंगे। इस केस में हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हो जाता है? ओरल स्टेरॉइड्स होता है, ना कि आइसोट्रेटिनोइन। फिर हम बात करते हैं आपके क्लोरैक्ने के बारे में। क्लोरैक्ने का दूसरा नाम होता है ऑक्यूपेशनल एक्ने। ये होता है किस इंडस्ट्री के अंदर? ऑयल इंडस्ट्री के अंदर। ऑयल क्या होता है? ये बेसिकली ऑयल इज द हाइड्रोकार्बन ऑफ क्लोरीन, जिसके कारण क्या हो रहा है? क्लोरैक्ने, जिसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्यूपेशनल एक्ने। ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या आपको देखने को मिलेगा? मोनोमॉर्फिक एक्ने देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ कॉमेडॉन्स होंगे। मोनोमॉर्फिक एक्ने मतलब सिर्फ एक टाइप का आपको लीजन देखने को मिलेगा, दैट इज कॉमेडॉन्स होंगे, ओनली कॉमेडॉन्स। फिर हम बात करते हैं आपके ऐसे ड्रग्स जो कि इंड्यूस करते हैं कॉकने। इसमें आपको निमोनिक याद रखना है, पिम्पल, जहां पर पी फॉर फेनेटोइन, आई फॉर आइसोनियाजिड, मिथाइल कोबालामीन, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, एल फॉर लिथियम, ई फॉर ईजीएफआर इनहिबिटर। फिर हम बात करते हैं सिंड्रोम जो कि आपके एसोसिएटेड है एक्ने के साथ। तो इसमें आपको 4 निमोनिक याद रखने हैं। पहला फॉर सैफो। सैफो के अंदर आपका एस होता है साइनोवाइटिस, ए होता है एक्ने, पी होता है पुस्टुलोसिस, हाइपरऑस्टोसिस, ऑस्टाइटिस। फिर आपका एक आता है पापा, जिसमें पहले पी ए स्टैंड करते हैं फॉर पायोजेनिक आर्थराइटिस, फिर पी स्टैंड करता है फॉर पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, फिर ए स्टैंड करता है फॉर एक्ने। फिर आता है साहा, रिद्धिमान साहा वाला साहा। यहाँ पर एस स्टैंड करता है फॉर सिबोरिया, ए स्टैंड करता है फॉर एक्ने, एच स्टैंड करता है फॉर हिरोसिज्म और ए स्टैंड करता है फॉर एंड्रोजेनिक एलिपेशिया। और फिर आता है आपका हैरान। हैरान के अंदर अगर आप देखोगे तो एच ए स्टैंड करता है फॉर हाइपर एंड्रोजनिज्म, आई आर स्टैंड करता है फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस और ए एन स्टैंड करता है फॉर एकांथोसिस नाइग्रिकन्स। फिर हम बात करते हैं रोजेसिया के बारे में। तो रोजेसिया बेसिकली क्या होता है? ये रेडनेस होता है ऑन दी कन्वेक्सिटी ऑफ द फेस। अगर फेस की कन्वेक्सिटी पे आपको रेडनेस देखने को मिल जाए तो उसे हम कहते हैं रोजेसिया। ये मिडिल एज इंडिविजुअल्स के अंदर देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है वो बता दें। देखो, कभी भी ये डिसीज तब होगा जब ऑलरेडी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगा, या फिर आप बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हो। अगर आप बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? ये अल्टर कर देते हैं पीएच ऑफ द स्किन को। अगर ये अल्टर कर देते हैं पीएच ऑफ द स्किन को, तो जो आपके गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि लोकल कमेंसल होते हैं, वो मर जाते हैं। जब लोकल कमेंसल मर जाएंगे तो आपका जो बैड बैक्टीरिया होता है, जैसे कि डेमोडेक्स, ये ओवर ग्रो कर जाएगा स्किन के ऊपर। जब ये बैड बैक्टीरिया जैसे कि डोमेडेक्स ये ओवर ग्रो कर जाएगा आपके स्किन के ऊपर, तो ये दो चीजें कॉज करता है। एबनॉर्मल ब्लड वेसल वॉल का फॉर्मेशन करता है और सेबेशियस ग्लैंड का प्रोलिफरेशन करता है। जब ये एबनॉर्मल ब्लड वेसल वॉल का फॉर्मेशन करेगा तो इससे क्या होगा? ये एबनॉर्मल ब्लड वेसल वॉल जो होगी ये बहुत ही जल्दी ट्रिगर हो जाएगी बाय सनलाइट, एक्सरसाइज, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड हॉट स्पाइसेस फूड। जब बहुत जल्दी ट्रिगर कर जाएगी तो बहुत ज्यादा वेजोडाइलेशन कर जाएगी। जैसे ही ये ट्रिगर्स आएंगे बहुत जल्दी वेजोडाइलेशन हो जाएगा। और दूसरा मैंने बताया कि सेबेशियस ग्लैंड का भी प्रोलिफरेशन होता है ड्यू टू दिस डेमोडेक्स। तो अब 4 प्रेजेंटेशन आ सकते हैं आपके रोजेसिया के अंदर। पहला एरिथमा टेलेंजेक्टेशिया, जिसके अंदर एरिथमा और टेलेंजेक्टेशिया प्रेजेंट रहेगा। फिर आपका है पिपुलर और पैप्यूल और पिस्टुलर प्रेजेंटेशन, जिसमें पैप्यूल्स और पिस्टल्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे पूरे स्किन के ऊपर ऑन दी कन्वेक्सिटीज ऑफ द फेस। फिर आता है तीसरा फाइमेटस रोजिए। फाइमेटस रोजिए के अंदर आपको पोटैटो नोज देखने को मिलेगा। इस पोटैटो नोज को हम राइनोफाइमा के नाम से भी जानते हैं। नोज जो है आपका बहुत थिक हो जाता है फाइमेटस रोजिए के अंदर। चौथा होता है आपका ऑक्यूलर रोजेसिया। इस ऑक्यूलर रोजेसिया के अंदर आपको ब्लेफेराइटिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ब्लेफेराइटिस देखने को मिलता है। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है? इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है मैलर रैश ऑफ एसएलई, क्योंकि मैलर रैश ऑफ एसएलई में भी आपको बटरफ्लाई शेप रैश देखने को मिलता है ना, और यहाँ पर भी आपको बटरफ्लाई शेप का ही रैश देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? देखो, मैलर रेश ऑफ एसएलई जो होता है, जो कि बटरफ्लाई शेप का रैश होता है, ये स्टैटिक रेश होता है। ये हमेशा रहेगा जब तक आपका एसएलई या डिसीज है, तब तक हमेशा आपका ये जो रैश है हमेशा रहेगा। ट्रिगर्स का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका जो रोजेसिया वाला रैश है, ये अगर ये सारे ट्रिगर्स आते हैं तो ये रैश आपको देखने को मिलेगा, अगर ये सारे नहीं है तो आपको रैश भी नहीं देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं नेल्स के बारे में। देखो, नेल्स के आपको पहले पार्ट्स को समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये जो आपके फोल्ड्स है, ये है आपके लैटरल नेल फोल्ड्स। ये जो है आपका प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड, और ये जो ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है, ये आपका है बेसिकली नेल प्लेट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लैटरली देखोगे तो ये आपका नेल प्लेट है। नेल प्लेट किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है? नेल बेड के ऊपर रेस्ट कर रहा है। और ये आपका पिंक कलर का है प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड। और जो डिस्टल पार्ट है नेल प्लेट का, उसके नीचे जो ये एरिया है, इसको हम कहते हैं हाइपोनाइकियम। डिस्टली जो नीचे एरिया रह जाता है आपके नेल प्लेट का, उसको हम कहते हैं हाइपोनाइकियम। फिर नेल मैट्रिक्स क्या होता है? नेल मैट्रिक्स बेसिकली स्टेम सेल्स का कलेक्शन होता है, जो कि प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये एक्सटेंड करता है आगे टुवर्ड्स दी नेल प्लेट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नेल प्लेट के थोड़ा सा नीचे तक अगर आप ये देखोगे, ये आपके नेल मैट्रिक्स का ही एक्सटेंशन है। और इस नेल मैट्रिक्स के एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं? लुनोला। इट इज हाफ मून शेप वाइट स्ट्रक्चर। इट इज द नेल मैट्रिक्स एक्सटेंडिंग बीनीथ द नेल प्लेट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमने समझ लिया नेल्स का। हाँ जी, स्ट्रक्चर तो समझ लिया। हेयर ग्रोथ, ये आपको 3 नंबर याद रखना है। हेयर ग्रोथ का रेट क्या होता है? 9 मिलीमीटर पर मंथ। फिंगर नेल 3 मिलीमीटर पर मंथ। टो नेल 1 मिलीमीटर पर मंथ। नेल प्लेट नॉर्मली आपकी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन
अगर इसका वाइटिश डिस्कलरेशन हो जाए नेल प्लेट का तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोनाइकिया। क्या कहेंगे उसको? हम ल्यूकोनाइकिया कहेंगे। अब ल्यूकोनाइकिया 3 टाइप का हो सकता है, ट्रू ल्यूकोनाइकिया, अपरेंट ल्यूकोनाइकिया, सूडो ल्यूकोनाइकिया। इनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। ट्रू ल्यूकोनाइकिया का एग्जांपल होता है मीजलाइन, जो कि आपको देखने को मिलता है आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर। मीजलाइन ऐसी होती है, एक सिंगल आपको व्हाइट बैंड देखने को मिलेगा, व्हाइटिश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा ट्रू ल्यूकोनाइकिया के अंदर, मीजलाइन के अंदर। फिर हम बात करते हैं अपरेंट ल्यूकोनाइकिया। अपरेंट ल्यूकोनाइकिया के अंदर देयर इज डैमेज टू दी नेल बेड। ट्रू ल्यूकोनाइकिया के अंदर डैमेज था नेल मैट्रिक्स को, अपरेंट ल्यूकोनाइकिया के अंदर देयर इज डैमेज टू दी नेल बेड। अब यहाँ पर दो एग्जांपल्स है, एक है लिंडसे नेल या फिर ऑल्सो जिन्हें हम क्या कहते हैं हाफ एंड हाफ नेल, जो कि आपको देखने को मिलता है क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर। और दूसरा होता है टेरीज नेल, जो कि आपको देखने को मिलता है क्रॉनिक लिवर फेलियर के अंदर। दोनों का प्रेजेंटेशन सेम है। आधा जो नेल है आपका, इसका व्हाइटिश डिस्कलरेशन हो जाता है दोनों के अंदर, टेरीज नेल्स के अंदर भी और लिंडसे नेल के अंदर भी। फिर हम बात करते हैं आपके सूडो ल्यूकोनाइकिया के बारे में। तो सूडो ल्यूकोनाइकिया जो होता है, इसके अंदर आपकी नेल प्लेट डैमेज कर जाती है। और ये आपके इसका एग्जांपल क्या है? म्यूर्स लाइन। ये म्यूर के लाइन आपको हाइपोअल्बुमिनिया के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें आपको दो व्हाइटिश बैंड देखने को मिलते हैं नेल्स के ऊपर, दो व्हाइटिश बैंड देखने को मिलते हैं आपके नेल्स के ऊपर। फिर आपके सूडो ल्यूकोनाइकिया का दूसरा एग्जांपल क्या है? नेल फंगस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ सूडो ल्यूकोनाइकिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस आर म्यूर के लाइंस ऑब्जर्व्ड? हाइपोअल्बुमिनिया। अब ब्लू नेल्स किसमें दिखेंगे? विल्सन डिसीज और साइक्लोफॉस्फामाइड लोगे तो आपको जो है ब्लू नेल्स देखने को मिलेंगे। येलो नेल्स कब देखने को मिलेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिसीज के अंदर एंड कैरोटिनीमिया के अंदर। ब्लैक नेल्स कब देखने को मिलेंगे? मेलेनोमा के अंदर एंड एंटी मलेरियल्स जब लोगे तब देखने को मिलेंगे। ग्रीन नेल्स कब देखने को मिलेंगे? सुडोमोनास के इन्फेक्शन के कारण। रेड नेल्स कब देखने को मिलेंगे? सोरियासिस एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक आपको रेड नेल्स देखने को मिलेंगे। फिर एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं येलो नेल सिंड्रोम। ये येलो नेल सिंड्रोम के अंदर एक ट्रायड होता है। ये ट्रायड क्या है? येलो नेल्स प्लस प्लूरल एफिजन प्लस लिम्फोमा। येलो नेल प्लस प्लूरल एफिजन प्लस लिम्फोमा इज दिस इज द येलो नेल सिंड्रोम। ये येलो नेल सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड डी पेनिसिलिन थेरेपी। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये ट्रांसवर्स ग्लू दिख रहा है नेल प्लेट के अंदर, ये ट्रांसवर्स ग्लू जो है बेसिकली कौन सी लाइंस को रेफर कर रहा है? ये ब्यूज लाइंस प्रेजेंट है बेसिकली ड्यू टू द डैमेज इन द नेल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम जो है पूरे इस सेकंड लेक्चर को खत्म करते हैं। रिवाइज कर लेना एक बार।